पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। देहरादून में सीएम ने वाहन स्वामियों को दी बड़ी राहत। वाहन फिटनेस फीस में 1 वर्ष तक कोई वृद्धि नहीं, परिवहन क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया फैसला। सितारगंज पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। प्रहलाद पहलसिया में धरना प्रदर्शन में किया प्रतिभाग। कहा, अतिक्रमण के नाम पर बंगाली परिवारों के साथ हो रही उत्पीड़न। आपकी पूजा आपका अधिकार के तहत शिविर आयोजित, नागरिकों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। शिविर का उद्देश्य खाता धारकों को सहायता प्रदान करना। नैनीताल में गठन के बाद विवादों में नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल पर बदसलूकी का लगा आरोप। सभासद लता दफौटी ने लगाया आरोप। मसूरी में नगर पालिका के पेट्रोल पंप से 60 गांठ, 4 महीने में नफा था भरवाया। 14 लाख का तेल, स्थानीय निवासी ने दर्ज कराया शिकायत पत्र। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। आगाज करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो बेहद जल्द बंद होने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री गणेश मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। आज आदि केदारेश्वर और श्री आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी बंद हुए। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की चल रही हैं बड़ी तैयारियां। 23 नवंबर को वेद ऋचाओं का होगा वाचन बंद। 24 नवंबर को माता लक्ष्मी जी को चढ़ेगा कढ़ाई भोग। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। 25 नवंबर को 2:56 पर बंद होंगे भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट। शीतकाल के लिए श्री पांडुकेश्वर और नृसिंह मंदिर जोशीमठ में पूजा अर्चना होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए वाहन फिटनेस फीस में 1 वर्ष तक कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला ले लिया है। यह निर्णय जनता के वित्तीय बोझ को कम करने और परिवहन क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन अध्यक्ष सुंदर सिंह पंचार ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि सीएम धामी के इस निर्णय से प्रदेशवासियों को काफी राहत भी मिलेगी। कहा गया कि उत्तराखंड में जितने भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो सब मध्यम वर्ग के लोग हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने जो हमारे उत्तराखंड में जितने वाहन हैं 15 साल पुराने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी नई लागू की है जिसमें 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिटनेस फीस में वृद्धि की गई है, आपने इससे हम लोगों को छूट दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम गरीब लोग हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं और उन लोगों के आपसे बड़ी आशा थी कि आप इस प्रकार का कोई अच्छा निर्णय देंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो मेरी बराबर आपसे मांग चलती आ रही कि यहाँ पे उत्तराखंड में फिटनेस जो गाड़ियाँ जब तक एटीएस सेंटर पूरे लागू न हो तब तक आरटीओ कार्यालय में हो, तो तब तक के लिए आप ये भी करवा दें। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एक आपका आभारी है। धन्यवाद। अल्मोड़ा में भी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का मुख्य फोकस उन खाता धारकों को उनकी वर्षों से निष्क्रिय पड़ी जमा राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया पर जानकारी देना था। शिविर में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों को विस्तार से बताया कि यदि उनकी कोई जमा राशि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय है, यानी उस पर किसी ने दावा नहीं किया है और कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो उसे कानूनी रूप से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि खाता धारकों की गाड़ी कमाई बैंक के पास निष्क्रिय ना पड़ी रहे और उन्हें उनके वित्तीय अधिकार भी मिले। जागरूकता शिविर का लाभ उठाने के लिए अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में बड़ा तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। कई लोगों ने मौके पर ही अपने खातों से संबंधित प्रश्न पूछे और अधिकारियों से सीधे संवाद कर अपनी समस्याओं का समाधान पाया। यह शिविर लोगों ने अपने निष्क्रिय खातों के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। इस सफल आयोजन के साथ आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान उत्तराखंड के कई जिलों में अपनी जड़ें जमा रहा है, जिससे आम जनता को वित्तीय लाभ भी लगातार मिल रहा है। दिनों से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपकी पूंजी आपका अधिकार जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस कैंपेन को चलाया जा रहा है।
जिसका मूल उद्देश्य है आपके अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जो कस्टमर का डिपॉजिट हमारे साथ पड़ा है और किसी की डेथ हो गई है या किसी को नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं ताकि वो लोग अपने क्लेम को आके सेटल कर सकें। में जो ये आज आपकी पूंजी आपका अधिकार का अभियान चलाया जा रहा है, यह निश्चय ही सराहनीय है। इससे काफ़ी ग्राहकों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आता है कैनरा बैंक में, तो वहाँ पे हमारा SDTT प्रोजेक्ट था, उसका पैसा बहुत समय से डंप पड़ा था और वो खाता बंद हो गया था, तो पैसा RBI में चले गया था। फिर अभी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, बैंक में गए, तो उसके बाद हमारा पैसा वापस आ गया। आपको बता दें कि खबर सितारगंज से आ रही है, जहां खुद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सितारगंज पहुंच चुके हैं। जी हां, लगातार खबरें इस बात पर आ रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सितारगंज पहुंच गए हैं। शक्ति फॉर्म प्रहलाद पलसिया में धरना प्रदर्शन में उन्होंने अपना प्रतिभाग किया है। अतिक्रमण के नाम पर बंगाली परिवारों के साथ हो रहा उत्पीड़न, इस पर भी यशपाल आर्या ने अपना बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सरकार बंगाली परिवार के साथ अन्याय कर रही है, अन्याय के खिलाफ अब कांग्रेस अडिग रहकर खड़ी रहेगी, ये कहना नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का है। पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे ये लड़ाई, जरूरत पड़ने पर कोर्ट पर भी लगाएंगे गुहार। हौसले और एकता में होती है शक्ति। कांग्रेस राज में किसी के अधिकारों पर नहीं हुआ है अतिक्रमण, कांग्रेस ने हमेशा किया है लोकतंत्र का सम्मान। वजह थी, कोई पूरे पाकिस्तान से आए, कोई बंगाल से आए, कोई पूरब के अन्य प्रदेशों से आए, सब कुछ यहाँ उन्होंने अपना सब कुछ यहाँ दांव पे लगा दिया था। जमीनें जोती, आबाद की, घर बनाए, बसासत हुई। उनको लगता था कि राज्य निर्माण के बाद पहाड़ी राज्य बनेगा, शायद हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये धारणा थी, अवधारणा बनी थी, लेकिन राज्य का निर्माण हुआ। क्या किसी को कांग्रेस के राज में किसी को बेदखल करने की बात हमने कही? उनके अधिकारों पर हमने अतिक्रमण किया? कहीं नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही, 89 तक कांग्रेस की सरकारें उत्तर प्रदेश में राज करती, शासन करती रही। सही है, एक तरफ लोकशाही है, एक तरफ तो लोकतंत्र है, एक तरफ अधिनायकवाद है। ये दुबे जी, अधिनायकवादी कौन है? लोकतंत्र में हमने हमेशा लोकतंत्र का सम्मान किया। ये लोग कौन है? 40 साल 45 साल जिंदगी के यही पर उन्होंने बिताए हैं, और 31 साल मुझे भी हो गए हैं। 31 साल पहले मैंने पूरा देखा है, तब 31 साल पहले कैसा होगा बहुत करीब से देखा है। और हमारे बुजुर्गों ने भी देखा, वो लोग चले गए। आज सुमन मंडल होते थे, वो चले गए। सुब्रत चटर्जी, बहुत सारे लोग चले गए। एक एक गांव, एक एक घर जब बाढ़ आती थी, यहाँ पूरा जलमग्न हो जाता था। मैं गया हूँ, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के गया हूँ। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तरकाशी में एक महत्वपूर्ण आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत 1 दिवसीय शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य उन खाता धारकों को सहायता प्रदान करना था जिनकी पूंजी दस्तावेजों की कमी, खाता धारकों के स्थानांतरण या आवश्यक जानकारी के अभाव जैसे कारणों से बैंकों में वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हुई है। शिविर में स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बैंक प्रतिनिधियों ने खाता धारकों को उनके निष्क्रिय खातों को पुनर्जीवित करने की पूरी प्रक्रिया समझाई और आवश्यक कागजी कार्यवाही से उनकी मदद की। कई लोगों ने मौके पर ही अपने खातों से संबंधित समस्याओं का समाधान पाया। इस पहल से न केवल लोगों को उनके वर्षों से अटकी हुई पूंजी वापस मिल सकी, बल्कि ये वित्तीय संरक्षता को बढ़ावा देने और नागरिकों को अपने वित्तीय अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंक अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया कि यह आम समस्या है कि हर बार लोग अपने खातों को अपडेट करना था, लेकिन लेन देन करना भूल जाते हैं, जिसके चलते लाखों करोड़ों रुपए की राशि निष्क्रिय खातों में जमा रह जाती है। अधिकार, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। कई लोगों को चेक भी दिए गए हैं जिनका पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ था। बैंक के द्वारा उनको अपने स्तर से सूचना देकर ये जो कार्य किया गया है, ये प्रशंसनीय है। कोई भी ऐसे खाते
शेयर्स, डिवेंचर्स, पेंशन, बीमा का क्लेम जो कि जिसका दावा नहीं किया गया है उनका भुगतान का प्रयास किया जा रहा है और इसमें बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छी धनराशि जो है जनता को वापस दी गई है। किया का पैसा जो है मैंने एक आरडी करवाई थी और वो आरडी मैं भूल गया था उसको और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मेरा वहाँ पैसा है, लेकिन मुझे ब्रांच मैनेजर का फोन आया कि आपकी एक यहाँ पे आरडी है और वो जो है क्लोज हो चुकी है। एक वैशाली एक शाम्भवी है, दोनों का जो है पैसा रुका हुआ था और दोनों का पैसा जो है मुझे वापस मिल गया है। नैनीताल की नगर पालिका परिषद नए गठन के बाद से विवादों के घेरे में है। ये विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच सभासद लता दफौटी ने अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल पर बदसलूकी का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद सभी सभासद एकजुट हो चुके हैं। पालिका अध्यक्ष से उनके दफ्तर में बातचीत करने पहुंचे हैं, जिसके बाद मामला शांत होने की बजाय और गंभीर हो गया है। सभासदों के ऑफिस से निकलने के दौरान ऑफिस के दरवाजे के शीशे तोड़ दिए गए। मामले को गर्माता देख पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पालिका के सभासदों ने आगामी बोर्ड बैठक के बहिष्कार की घोषणा कर दी। मामले को गर्माता देखकर पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने प्रेस वार्ता कर सभासद लता दफौटी के आरोपों का खंडन किया, तो वहीं सभासदों ने भी प्रेस वार्ता कर पालिका अध्यक्ष की कार्यशैली और व्यवहार को लेकर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि वे जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, जनता के कार्य के लिए वे हमेशा तत्पर हैं, जिसके चलते हुए पब्लिक की समस्या लिखित रूप से अध्यक्ष के सम्मुख रखने और व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष के समक्ष कोई नहीं जाएगा और तय समय में अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो जनता को संग लेकर आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय निवास दीपक कुमार द्वारा नगर पालिका में शिकायत पत्र दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल पंप की जांच की मांग की है और नगर पालिका द्वारा पालिका बोर्ड बैठक में किराया वृद्धि को लेकर आए प्रस्ताव का भी विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 4 महीने में नगर पालिका ने 14 लाख रुपए के वाहनों में डीजल पेट्रोल भरवाया था, जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होने की आशंकाएं जताई जा रही थी। स्थानीय निवासी दीपक कुमार का कहना है कि जिस पेट्रोल पंप का किराया वृद्धि का प्रस्ताव पालिका बोर्ड बैठक में लाया गया है, उस पर उच्च न्यायालय में वह दायर है, जो कि वर्तमान में गतिमान है। ऐसे में पालिका को अधिकार नहीं है कि वे उक्त पेट्रोल पंप का किराया तय कर सके। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप की लीज सितंबर माह 2025 में समाप्त हो गई है, जिस पर पालिका को उक्त पेट्रोल पंप को पालिका अपने कब्जे में ले लिए, अन्यथा उसका टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि क्रीकिंग स्थित एक अन्य पेट्रोल पंप को 695 प्रति वर्ष की दर पर आवंटित किया गया है, जबकि बाजार मूल्य के अनुसार उसका किराया लगभग 3 लाख रुपए प्रति माह होना चाहिए। 4 माह में 14 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल भी उक्त पेट्रोल पंप से क्रय किया गया है। पालिका द्वारा जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। 2 नगर पालिका में शिकायतें दी हुई है। 2 पेट्रोल पंप है मसूरी में। एक पेट्रोल पंप है ये सुनील गोयल के नाम पे, जिसमें 1884 वर्ग फुट भूमि जो है वो इनके पास है और इन पे 2 केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें इसमें एक आपराधिक मामला है, जिसमें एसआईटी ने इसी भूमि के लिए जांच की थी, जिस भूमि को ये नगर पालिका जो है लीज पे देने की तैयारी कर रही है। तो जिस भूमि पे उस पर 420, 467, 471, 120 एसआईटी की जांच के बाद मुकदमा चल रहा है, जो अभी गतिमान है, वर्तमान में हाई कोर्ट में गतिमान है। तो जब तक वो मुकदमा गतिमान है, ये लीज पे दे नहीं सकते। दूसरी बात, एक केस और उसी ज़मीन पे हाई कोर्ट में और चल रहा है। तो जब तक 2 केस फाइनल नहीं हो जाते तो उस आदमी को ये ज़मीन कैसे दे सकते हैं। और जो था ये 10वें महीने में इनसे एग्रीमेंट किया था, 11 महीने का एग्रीमेंट, जो सितंबर माह में ख़त्म हो गया है। और जब एग्रीमेंट उनका ख़त्म हो गया है तो कायदे से अब उसमें जो है नगर पालिका को कब्जा करना चाहिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों की। जी हां, आपको बता दें कि पहाड़ों में इस वक्त हमले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भालू और गुलदार के हमले बढ़ रहे हैं। अभी तक कई मौतें जो हैं वो यहाँ पर लिख दी गई हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं। हमलों का संज्ञान लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने वन विभाग से बातचीत की है। राज्यसभा सांसद ने फोन पर बातचीत कर मुख्य वन संरक्षक से ली हमलों की विस्तृत जानकारी। वन अधिकारियों को सावधानी बरतने के भी कड़े निर्देश पारित कर दिए गए हैं। हमलों की जानकारी मिलने पर अविलंब करें कार्रवाई। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे तमाम वन अधिकारी। जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर चलाए
कराए जन जागरूकता अभियान। वन्य जीव संघर्ष में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को शीघ्र पहुंचाएं मुआवजा। भालू या गुलदार से हुए घायल व्यक्तियों के इलाज के बारे में आर्थिक मदद को लेकर सीएम से भी करेंगे वार्ता। अरे डीओ से कल हमने बात भी किया था, हालांकि वो बीच बीच में तो हमारा होता रहता है। सबसे पहले मैंने ये कहा है कि अगर डीओ से मुझे रिक्वेस्ट आता है गांव लोगों की तरफ से कि दहशत हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो मैं इमीडिएटली टेलीफोन से ही आदेश दे देता हूँ, पिंजरा लगाओ या ट्रांक्विलाइज करके बाहर निकालो उसको। और दूसरा है सर, जैसे कोई किसी का अनफॉर्चुनेटली डेथ होता है ना, उस परिवार में या घटनास्थल पर डीओ ही जाता है सर। वो तो डीओ ही जाना हो। और दूसरा जो घायल हो जाता है ना, तो पूरी संवेदनशील से हमने ही आगे बढ़ के उसको हॉस्पिटल या पीएचसी जैसे अभी एम्स में हमने उसको भेजते हैं सर। नहीं, मेरा ये कहना है, देखो सर एक चीज है कि जो भालू या लेपर्ड जो गाँव के आसपास आता है ना, पहले तो भालू नहीं आता था, वहाँ आने लगा ना। हम देख रहे हैं सर, जो कूड़ा जो है ना, नॉन वेज और वेजिटेरियन कूड़ा जो घर से निकलता है, उसके कारण है सर, वो बिल्कुल खींच के आ जाता है। तो मेरा एक सुझाव है, मेरा एक सुझाव है आपसे, थोड़ा जिन क्षेत्रों में चाहिए वहाँ के ग्राम प्रधानों से वर्चुअली एक उनको संदेश दीजिए। उनके नंबर सब आजकल वर्चुअल मीटिंग सब कर सकते हैं आप, है ना। तो थोड़ा कोशिश करके जिस इलाके में से घटना है वहाँ आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब गांव से, तो आप प्रधान, ग्राम सभा के प्रधान सबसे निर्वाचित हैं, है ना। तो ऐसे उन लोगों तो बातचीत करेंगे तो उसका एक रास्ता समाधान निकल सकता है ना। दूसरा यार, मुआवजा हो जाए, फिर जिस इलाके में ज़्यादा हो रहा है वहाँ के लिए थोड़ा और अभी से अपने सब डेपो को बोल के कि वहाँ थोड़ा पिंजरा टाइम पर लग जाए, जिससे चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। तो इतना ही मुझे आपसे ना एक रिक्वेस्ट भी छोटी सी है। हाँ बताइए सर, ये जो भालू ने जिस प्रकार का कांड करता है ना, इसमें सर हमारा 5 लोगों का अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ है। हाँ, 5 का डेथ हुआ, 69 घायल है। और ये जो घायल है ना, एक्चुअली सर वो 2020 में तो 100 था। तो अभी हमारा जो भी है सर, वो आंकड़े पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपेयर करने के लिए। लेकिन सर अगर हमारा सरकार ने या आपकी तरफ से एक खबर चला जाता है, मैं बोल देता हूँ, बताओ क्या जो घायल होते हैं ना सर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार भी कहे हैं कि इनको अच्छा इलाज होना चाहिए, लेकिन सर इनका ना बहुत पैसा खर्च हो जाता है। 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। स्लाइटली अगर इसको हमने इक्विवेलेंट कर देते हैं डेथ्स के साथ, हाँ तो ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं रास्ता पर निकालता हूँ। वो सर बढ़िया रहेगा सर। हाँ ठीक है, बात करूँ, ठीक है, धन्यवाद। तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश में सार्वजनिक स्थलों का पुलिस और खुफिया एजेंसियां सेफ्टी ऑडिट कर रही हैं। इसमें मुख्य तौर पर त्रिवेणी घाट की सुरक्षा को जांचा परखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की स्थिति को देखा जा रहा है। फिलहाल मौजूदा व्यवस्थाओं में एजेंसियों ने संतोष जता दिया है, लेकिन सुधार की गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया गया। सीईओ पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि ऋषिकेश में सर्वाधिक भीड़भाड़ त्रिवेणी घाट पर ही रहती है, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा काफी अहम है। इसीलिए स्थानीय लोगों से घाट और आसपास की किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति दिखने पर तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। बता दें कि दिल्ली में आतंकी घटना के बाद हरकत में आई है पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पर्व और त्योहारों में घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा करने पर जोर दे दिया है। खासकर कुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक इंतजामों को लेकर भी चर्चाएं की गई हैं। जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने गांजा सप्लाई कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 22 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश कर दिया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि तस्कर की पहचान जगदीश निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई। कोतवाल कुंदन सिंह राणा की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गांजा मुरादाबाद से खरीदकर हरिद्वार में सप्लाई करने के लिए लाया था। फिलहाल अब देखा जाए तो ये खबर जो है कहीं ना कहीं गांजा सप्लाई करके जो हरिद्वार के जरिए इसको बेचा जा रहा था, इस मामले में अभी तक पुलिस की कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। आखिर आने वाले समय में जो ये अहम मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है, पुलिस आखिर इस पूरे मामले में क्या पूछताछ करेगी, कैसे कोतवाल कुंदन सिंह राणा की पूछताछ में जो ये आरोप बताया गया है कि वह गांजा मुरादाबाद से खरीदकर हरिद्वार ले जाया जा रहा था, इस मामले पर अभी तक कोई भी एक्शन जो है आने वाले समय में क्या एक्शन लिया जाएगा, ये एक अहम मुद्दा यहाँ पर बनता नजर आ रहा है।
फिलहाल हमारी ओर से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। धन्यवाद।